चलो सब लोग आंसर दो इस क्वेश्चन का भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी। और लोग बताओ इसका। शिव कुमार आंसर दो, क्या होगा इसका। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि का तीसरे वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3,600 रुपए है, तो चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर क्या होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि साधारण ब्याज होता तो प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज होती है वो समान होती है। प्रत्येक वर्ष की ब्याज क्या होती है, समान। इसका मतलब है कि अगर आपके तीसरे वर्ष के अंत में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपका तीसरा वर्ष है और तीसरे वर्ष के धनराशि जो ब्याज है, धनराशि ब्याज की धनराशि कितनी है, 3,600 रुपया है। तो अगर हम साधारण ब्याज से देखें तो जो हमारा फोर्थ ईयर होगा उसमें भी 3,600 रुपये होगा, और जो हमारा फिफ्थ ईयर होगा उसमें भी 3,600 रुपये होगा। होगा कि नहीं होगा भाई। बट हमसे क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है ना। सीआई एसआई नहीं पूछा हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष के ब्याजों में अंतर क्या है। जरा बताइए, चौथे वर्ष भी 36,000 होना चाहिए और पांचवें वर्ष भी क्या होना चाहिए, 36,000 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे 3,600 रुपए है, ठीक ना, तो अगले वर्ष जरा मुझे बताओ, अगले वर्ष क्या इस 3,600 पे भी 8% लग जाएगा क्या। इस 3,600 पे भी 8% लग जाएगा क्या, क्यों भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, चलो देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ध्यान दो, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। शेष दोनों कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का हो, शेष दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का हो। ध्यान देना, शेष जो बचेगा वो तो ऑलरेडी 90 डिग्री का होगा। जब एक 90 होगा तो दूसरा 90 का होगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। चलो तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी सी। ये ध्यान देना 90 डिग्री हो गया। तो हमेशा याद रखना 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, ये हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है ना। क्या होती है भाई, कर्ण होती है, कर्ण कहलाती है, लिख लो। और यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी याद रखना। कर्ण त्रिभुज की
सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। चलो अब हम अगर बात करते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज पता होगी, त्रिभुज ए बी सी में एक चीज देखो, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कर्ण है, तो आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर। ए बी की बात करें तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी क्या भैया, ऊंचाई है, ठीक है ना, ऊंचाई है, यानी आप कह सकते हो लंब बोल सकते हो, चलो मैं लंब लिख देता हूँ, लंब का स्क्वायर। और बीसी क्या है, आधार, कहोगे आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका होता है क्या, पाइथागोरस पर में कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, दोनों को आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल की, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देना, त्रिभुज का अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है भैया, आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप, अगर परिमाप की बात करें तो आपको पता है ऑलरेडी, तीनों भुजाओं का योग, कोई भी त्रिभुज होगा तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जरा बताओ इतनी बात सब समझ में आई क्या सबको, इतनी सी बात सबको समझ में आई क्या, कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें का एक दो पॉइंट और है वो आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। एक बात बताओ, हमने ये खींचा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो वृत्त हम लोग खींचेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करना चाहिए ना भाई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करना चाहिए। तो चलो ठीक है, हमने तीनों भुजाओं को क्या करा दिया, यहाँ पे टच करा दिया, तीनों भुजाओं को क्या करा दिए, टच करा दिए। तो बात यहाँ पे ये आती है, सबसे पहले बात ये आती है कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वो नियम तो आपको बता ही दिए हैं कि वो सब पे अप्लाई होगा, लेकिन जिसमें स्पेशली लगता है उसको स्पेशली लगाना है, वो जल्दी आ जाएगा आंसर आपको, ठीक है ना। समकोण, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है ना, यानी आर बराबर, तो ध्यान देना, एक मिनट भाई, देखिए क्या करना है आपको, अगर इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताना है, सीधी सी बात है, यहां भी अंतः केंद्र होगा, ठीक है, अंतः केंद्र होगा, ऐसे इस पे लंब होगा, ठीक है ना, ऐसे इसी प्रकार से इस पे लंब होगा, ऐसे इस पे, ऐसे इस पे लंब होगा, तो यही तो त्रिज्या बनेगी। लेकिन निकालोगे कैसे, तो आपको क्या करना है, ए बी प्लस करना बी सी
और माइनस करना AC और बटे कर देना 2, बटे कर देना 2। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, इसमें समकोण त्रिभुज निकालने के लिए क्या करना है आपको, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण करने के बाद क्या कर देना भाई, आधा कर देना। क्या करना, आधा कर देना। तुरंत समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। जरा बताओ समझ में आया क्या ये सबको? सब लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सबके सब लोग कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये समझ में आ गया ना? डायरेक्ट आपको ये सिस्टम लगाना है। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए लंब और आधार को जोड़ लेना और कर्ण को घटा के आधा कर देना, आंसर हो जाएगा। और नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया है, ये वाला, ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है ना? ये सब पे अप्लाई होगा। क्लियर है ना? चलो अब अगर हम इसी त्रिभुज में आपसे बात करें किस चीज की, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक ना? ये आपका 90 डिग्री है। अगर हम इसी त्रिभुज में आपसे कहें कि भाई अगर हम क्या खींच लें, एक परिवृत्त खींच ले। क्या खींच ले भैया? एक परिवृत्त खींच ले, ठीक है? एक परिवृत्त खींच ले। बहुत बढ़िया लॉजिक है, बहुत बढ़िया लॉजिक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बढ़िया लॉजिक है। अब बताओ अगर खींचेंगे, परिवृत्त का मतलब क्या होता है? परिवृत्त का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करना चाहिए, और अंतःवृत्त का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है। अब हमें बताना है इसकी त्रिज्या। तो अगर किसी को पता हो तो जरा कमेंट करके बता दो कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होगी, ठीक ना? यहां भी आर बराबर लिखे, यहां भी आर बराबर लिख रहे हैं, आर से दिखाया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखना, दोनों अलग अलग है। एक जगह पे आर लिखा है अंतःवृत्त के लिए, इसलिए हिंदी में लिख दिए यहाँ पे, इसलिए आपका हिंदी में लिख दिए हैं कि ये अंतःवृत्त है और ये परिवृत्त है। क्या होगी भाई? AC/2 होगी। किसने बताया? संगीता ने, वेरी गुड। क्या होती है? AC/2 होती है, यानी कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा होता है। कहोगे क्यों होता है? आप लोग कहो सर क्यों होता है, तो हम आपसे एक बात बताएं, जरा मुझे ये बताए, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, या आप कह दो कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना? आप ऐसे कह दो कि समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा की मैं बात करूं, की सबसे बड़ी भुजा की, सबसे बड़ी भुजा की बात करूं, सबसे बड़ी भुजा, तो क्या होगी जरा बताओ? क्या होगी? कर्ण होगी क्या? कर्ण होगी क्या? कर्ण होगी। अब एक बात बताओ, एक बात मुझे और बताओ आप लोग, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त का व्यास होती है क्या? वृत्त का व्यास होती है क्या? वृत्त का व्यास होती है क्या? होती है। अगर वृत्त का व्यास, और दूसरी चीज होता है कि वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो त्रिभुज के बीचों बीच से खींचा जाता है। जो सबसे बड़ी रेखा होती है वृत्त की, वह जो है
उसकी सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास होती है, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। इसका मतलब हो गया कि दोनों आकृति एक दूसरे पे बनाई गई है। इसका मतलब ये जो कर्ण है ना, कर्ण, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की है। तो सिंपल सी बात, अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है तो यही वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। यही वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। कहने का मतलब निष्कर्ष निकल के यहां ये आया कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है ना, जो वृत्त अंतःवृत्त बनेगा, यहां पे ध्यान देना, अंतःवृत्त लिख रहे हैं, ठीक है। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। अगर अंतःवृत्त का व्यास होगा तो सीधी सी बात है, व्यास का आधा करने पे क्या आता है, त्रिज्या आता है। व्यास का आधा करने पे त्रिज्या आएगा। तो जब अगर ये दो का दोनों बराबर हैं, दो का दोनों ये चीज बराबर है, तो इसका मतलब है कि व्यास का आधा करने पे त्रिज्या आता है, तो कर्ण का भी आधा करने पे त्रिज्या आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कर्ण ही यहाँ पे क्या बनेगी, व्यास बनेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अंतःवृत्त कर दिए क्या भाई, सॉरी, यहाँ परिवृत्त खींच रहे ना भाई, मिस्टेक हो गया। आप लोग थोड़ा सा बता दिया करो कि सर यहाँ पे आपने ये चीज बोल दिया। हम बोल के कुछ भी निकल जाते हैं और आप लोग सुन लेते हो। यहाँ क्या होना चाहिए, परिवृत्त होना चाहिए, क्योंकि हम लोग परिवृत्त ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो परिवृत्त के जो व्यास होगा, ये वह समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगा। इसका मतलब है कि व्यास का आधा क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। सीधी सी बात है, कर्ण और व्यास दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब कर्ण का आधा ही इस परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, क्या समझाया जरा बताओ। ये चीज जो इतना लिख दिया, ये समझ में आया। हमने ये कहा, ये इसमें जो है कर्ण में, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है ना, सबसे बड़ी भुजा है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा वृत्त में खींची गई है, इसका मतलब क्या है भाई, सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा खींची गई। अब इससे बड़ी इसमें नहीं खींची जा सकती। जब इससे बड़ी नहीं खींची जा सकती, तो इसका मतलब है कि यही वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है, व्यास होती है। इसका मतलब सबसे बड़ी लाइन, वृत्त की जो सबसे बड़ी लाइन होती है, वो वृत्त के बीचों बीच से जाती है, अर्थात जिसको हम व्यास कहते हैं। यानी यहाँ पे कर्ण और व्यास दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चाहे आप कर्ण को आधा करो और चाहे आप व्यास को आधा करो, परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। जरा बताओ, याद रहेगा ये, सबको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, सबको याद रहेगा। चलो, आपको बढ़िया समझा दिया क्यों होता है। इसीलिए होता है क्योंकि ये कर्ण की सब, जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा है, और यह कर्ण खींचा किसमें गया है, वृत्त में। अब इसका मतलब कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा खींची गई है वृत्त में, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। इसका मतलब कर्ण सबसे बड़ा है और यहाँ व्यास सबसे बड़ी होती है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर। यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण ही वृत्त का व्यास कहलाएगा। जिसका मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो कर्ण की आधी त्रिज्या होगी, कर्ण को आधा कर दोगे त्रिज्या। अब इसी फिगर से एक और बताते हैं, इसी फिगर से एक और बताते हैं, ठीक है ना। इसी फिगर से एक क्वेश्चन और आपको बता बनता है, वो बता देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। बाद वाला काम इसमें ना रह जाए। चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो भैया। एक आपका एक हमने खींच दिया इसमें, एक हमने इसमें खींच दिया समकोण त्रिभुज, हमने एक खींच दिया इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी, और ये वृत्त क्या कहलाएगा, परिवृत्त। क्या कहलाएगा भैया, परिवृत्त कहलाएगा। तो जानते हैं क्या आता है, एक क्वेश्चन आपका इसी में बनता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज, ध्यान देना अच्छे से इसको, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर
खींची गई माध्यिका की लंबाई, आपसे ये पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि मान लो थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि भाई ये एसी है, एसी का जो बिल्कुल मध्य बिंदु है ये है, तो अगर हम इस बीसी पे एक माध्यिका खींचे, बीडी एक माध्यिका खींचे, तो इस बीडी की माप क्या होगी, अर्थात इस बीडी की माप क्या होगी, जरा कमेंट करके बताओ इस बीडी की माप क्या होगी, फट से बताओ जल्दी से, देखते हैं किसका दिमाग काम कर रहा है अच्छे से इसमें। बताओ इस बीडी की माप क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगी। आता है आप लोगों को, ठीक है ना, और आप लोगों को पता है, आप लोग ना बताओ अलग सी बात है, ठीक है ना, बट आता सबको है। AC/2 वासु ने आंसर दिया और संगीता ने, वेरी गुड। अरे भाई यहां देखो ना, हम बोले इसीलिए कि आता सबको क्योंकि अभी जस्ट पीछे पढ़ा के निकले। एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये देखो वृत्त की त्रिज्या होगी AD, यहां से यहां तक ये वृत्त की त्रिज्या होगी DC, और यहां से यहां तक ये जो BD होगा ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी, और तीन के तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो अभी बताए थे कि इस AC का आधा ही वृत्त की त्रिज्या होती है, तो इसका मतलब ये भी तो वही होगा ना, ये भी तो कर्ण का आधा ही तो होगा, ये भी तो कर्ण का आधा होगा ना। तो ये भी याद रखना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, कर्ण की आधी होगी, क्योंकि ये भाई तीन के तीनों वृत्त की त्रिज्याएं तो ही बनेगी। देखो वृत्त के शीर्ष से टच करते गया तो यहां से यहां तक खींचोगे तो क्या बनेगी, त्रिज्या ही तो बनेगी। तो तीन के तीनों क्या है, त्रिज्या है, तो तीनों आपस में बराबर होगी। तो जब त्रिज्या कर्ण की आधी होगी तो ये भी कर्ण का आधा ही होगा, क्योंकि इसके बराबर है ना भाई, सिंपल सी बात होगी, इसके बराबर है तो वो भी कर्ण के आधा ही होगा। समझ में आया, सबको समझ में आ गया अच्छे से। सबको समझ में आ गया ना भाई। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जल्दी से बताइए क्या होगा। 6 वर्ग सेंटीमीटर, √23 वर्ग सेंटीमीटर, √12 वर्ग सेंटीमीटर, √32 वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए। ए होगा, वेरी गुड। अगर आपको तीनों भुजाएं दे देना, तीनों भुजाएं अगर आपको दे दे तो एक बार इसको जरूर चेक करना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। वैसे भी 3 4 5 पे समकोण बनेगा, ये चीज ऑलरेडी मैं बता के रखा हूं, ठीक ना। बट इसके अलावा कोई और भुजा आ गई तो चेक करोगे, यहां होगा आपका 9, यहां होगा आपका 16 और यहां आपका होगा 25। देखिए 16 9 25 बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। यानी जो ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, समकोण होगा। ट्रायंगल कैसे होगा, समकोण होगा। और ये क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कर्ण की कोई जरूरत नहीं पड़ती। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, आधार और लंब। तो यही दोनों होगा, कर्ण को छोड़कर एक आधार हो जाता है और एक लंब हो जाता है। तो 2 दूनी 4, तो 2 तिहाई 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। मान लो
अगर कभी आपके एग्जाम में यहां बहुत बड़ी वैल्यू दे दिया तीन के तीनों को और आपको यहां वर्ग करने में दिक्कत होगी तो आप क्या करना ध्यान से देखना। और करते हैं, जो आपका विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, उठा के यहां लगा देना फट से। देखो एस बराबर निकाल लो फट से, 4 3 7 5 12, 3 + 4 + 5 बटे 2, 4 3 7 5 12, 12 का आधा क्या होगा 6, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे ए बराबर, चलो 6 में से 3 गए, पहले 6 लिख लो, तो 6 गुणे 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गए 1। जरा बताओ 6 3 दूना 6, तो रूट से बाहर जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का भी फार्मूला किसी भी ट्रायंगल पे लगा सकते हो, लेकिन कब? जब तीनों भुजाएं पता हो तब। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो ना, वो त्रिभुज चाहे विषम बाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला वहां पे काम करेगा जहां पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होंगी। मैं क्या बोला, समझ में आया सबको? समझ में आ गया ना? त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं आपको पता है तो त्रिभुज चाहे जो हो सब पे ये फार्मूला लगेगा। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट है वह किसी भी ट्रायंगल पे लगेगा, शर्त बस इतनी है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलें। इसलिए मैं आपको बताया कि यहां बड़ी वैल्यू आ गई तो आप स्क्वायर करके चेक करने में आपको समय लग जाएगा, तो आप मत चेक करना कि त्रिभुज समकोण है कि विषम कोण है, आप डायरेक्ट क्षेत्रफल लगा देना, कोई भी त्रिभुज होगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि त्रिभुज कैसा होगा, तब तो आपको चेक करना पड़ेगा, तब फिर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ ही रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा वो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से सब लोग बताओ क्या होगा। क्या होगा भाई? एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो ना 3 4 5 पे समकोण बनता है, कर्ण का मान यहां कितना देके रखा है 10, तो इसका मतलब इसमें गुणा किया है 2 से, तो सिंपल सी बात जरा चेक करो तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब एक भुजा तो देखो 6 देके रखा हुआ है, तो इसका मतलब दूसरी भुजा 100% 8 होगी, दूसरी भुजा 100% 8 होगी। ये चीज सीख लो भैया, कब काम देगी, कब सीखोगे इसको। तो 1/2 गुणते 6 गुणे 8 क्षेत्रफल हो जाएगा 2 तिहाई 6, 8 त्रिक 24 राइट आंसर आएगा। या फिर आप ऐसे कह देते कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम आधार के स्क्वायर को घटा देंगे और इसका रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, यानी ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी आपकी। जरा बताओ 10 का स्क्वायर होता है कितना 100 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, घटाओगे तो रूट 64 आएगा, और रूट 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो ऊंचाई बराबर आएगी कितनी आपकी 8, तो बस उठा के यहाँ रख दो, आधार गुणे ऊंचाई बाई 2। बात समझ में आ गया ना सबको? बात सबको समझ में आ गई? दीप आपका गलत है, ठीक है ना, 24 होगा भैया, 24 होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं
5:4:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर में सभी आंसर रहेंगे, 12, 24, 6, 48। राइट आंसर क्या होगा? सबके आंसर बी भी आ रहे हैं, वेरी गुड। भाई देखो ना, परिमाप दिया है और परिमाप तीनों भुजाओं का क्या होता है? योगफल होता है। परिमाप क्या होता है भैया? तीनों भुजाओं का योगफल। तो 5 4 9 3 12, यानी 24 में 12 से भाग करोगे तो जो कॉमन वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। इसका मतलब 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। ये तो हो गए तीनों भुजाओं, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक ना, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और आपको देखो ना, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। 1/2 8 × 6, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट करके दिया, 8 3 24, दूसरे तरीके से आपको दिया, यानी परिमाप दे दिया और उसका अनुपात दे दिया। ठीक है ना, क्या आएगा आंसर? 24 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं, सभी का आंसर सही होना चाहिए, गलत किसी का नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे पढ़े हो आप लोग। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सारे ऑप्शन वर्ग सेंटीमीटर में, 6, 3, 3/2, 3/4। बताओ क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग पढ़े हो। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? भूल जाते हो आप लोग चीजों को एक दिन के बाद ही भूल जाते हो। ऑप्शन नंबर 3 संगीता ने बताया सही है। देखो ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर पीछे ना याद रहा हो तो अब याद कर लेना, कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज होगा, अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, ऐसे मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, तो ध्यान देना त्रिभुज टोटल 4 भागों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4। और ये चारों त्रिभुज का जो एरिया होगा ना, वो सबके सब क्या होंगे? बराबर होंगे। सबके एरिया जो होगा वो बराबर होगा, ये हमेशा याद रखना। क्या होगा? बराबर होगा। तो ध्यान दो, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है। चीजें पीछे समझा के आया था समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में याद करो, मैं वहां पे समझा के आया था, मैंने ये भी बताया था कि यह सभी ट्रायंगल पे लगता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। वहां पे बताया था कि ये सभी ट्रायंगल पे लगता है, आगे चल के बताएंगे। तो ध्यान दो,
त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे जो ट्रायंगल बनेगा वह यानी बड़ा जो ट्रायंगल होगा वो 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और चारों ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। चारों ट्रायंगल का जो एरिया होगा सेम होगा। तो क्या कह रहा है, तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बीच वाले का, ठीक है ना। इसको मान लो आप डी ई और एफ, यानी आप त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालोगे, एफ का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा भैया, ठीक है ना। तो ध्यान दो समकोण त्रिभुज है कितना, एबीसी, तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका 3 × 4। तो इसका कितना हिस्सा होगा, इस पूरे त्रिभुज का कौन सा हिस्सा होगा, चौथाई होगा। कितना होगा, चौथाई, क्योंकि 4 भाग का 1 भाग है तो 4 से 4 जाएगा कट, तो बचेगा 3/2। कितना बचेगा, 3/2। 3/2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नोट करके रख लेना, किसी भी त्रिभुज की मध्य भुजाओं को मिलाने से बना त्रिभुज, ठीक है ना, पूरे त्रिभुज का क्या होता है, 1/4 होता है। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, क्योंकि 4 त्रिभुज बनेंगे, चारों त्रिभुज का एक हिस्सा होता है वो, यानी 1/4 होता है। याद रखना, नहीं कभी आपसे ऐसे दे देगा का क्षेत्रफल होगा, तो ऑप्शन में आपको ऐसे देगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल गुणते 1/4। ऐसे खूब ऑप्शन में बना के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, यानी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख दिया जाएगा वहां पे। समझ में आ गया सबको, आ गया कि नहीं आ गया। पूछेगा कि बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तब ये आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी, तब आपका ऐसे बोला जाएगा कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो सीधा ऑप्शन में मिलेगा कि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। तो आपको टिक करके आना है वहां पे कि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व आधार 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, के अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोनों की अलग अलग बताना है, दोनों की अलग अलग बताना। आप लोग आंसर कैसे दोगे, R1 देना अंतःवृत्त हो, R2 देना, ऐसे R1 R2 लिख के देना, ठीक है ना। ये हम लिख दे रहे हैं कि हाँ ये अंतःवृत्त रहेगा और ये क्या रहेगा, परिवृत्त रहेगा। चलो आंसर दो, कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको, कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप लोग आंसर बताओ इसका कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बताओ भाई। टू 2.5 और 6.5। सब लोग आंसर बताओ भाई, सबके सभी लोग आंसर बताओगे, क्या होगा इसका आंसर। बताओ, अभी तक सिर्फ एक लोगों का आंसर आया है, ओनली वन। R1 बराबर 2 और R2 बराबर 6.5। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। देखो भाई R1 बराबर का बताए थे, एक बात बताओ, इसका जो भुजाएं बनेगी वो 5 12 13 बनती है ना, आपको पता होगा कर्ण 13 आएगा,
ये तो आप लोग निकाल लिए होगे, कर्ण 13 आएगा। तो पता है ना कि लंब और ऊंचाई, यानी जो ऊंचाई और आधार होता है दोनों को जोड़ के कर्ण को घटाया जाता है और 2 से भाग किया जाता है, तब आता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो 12 5 17 17 में से 13 घटाओगे तो 4 आएगा, और 4 का आधा करोगे तो 2 आएगा। तो अंतःवृत्त का 2, जिसने R1 बराबर 2 बताया उसका सही है। और परिवृत्त तो सीधा तो कर्ण का आधा होता है, कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। तो कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 6.5 आएगा। तो जिसने 2 और 6.5 बताया सबका आंसर सही है, 2 और 6.5। क्लियर है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक ना भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे ना, कल की क्लास में देखेंगे। ओके।